क्लाइमेट का चेंज होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है आज के टाइम में, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं और रिसर्च भी बहुत सारी हो चुकी है। तो दोस्तों, क्लाइमेट का चेंज होना ये इतना बड़ा कंसर्निंग इशू क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो हम पे डायरेक्टली ये अफेक्ट कर जाता है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कितना ज्यादा तूफान आने लगा है, कितनी ज्यादा बारिश हो जाती है, हीट वेव्स आ जाती हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमारे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से होती हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने लाइव स्टॉक सेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो ऐसी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वो ऐसी गैस एनवायरनमेंट में ला रहा है जिससे कि हमारे क्लाइमेट में अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमें मीथेन गैस मिल रही है। और दोस्तों, मीथेन गैस जो है ना, एक बहुत ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो गैस है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को इफेक्ट डाल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो हमारे रूमिनेंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हमें मीथेन दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं बात करूँ लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वो हमारी काऊ हो गई, क्योंकि यहाँ से हमें दूध भी मिलता है, बायोगैस है वो भी हमें मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हमारे जो हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इतनी ज़्यादा गैसेज मिलेगी तो दोस्तों, तो ये हमारे एग्रीकल्चर भी इफेक्ट डालता है। हमारे जो काव है उस पर भी इफेक्ट डालेगा, हम पे भी डालेगा, हमारी अर्थ पे डालेगा, सब पे डालेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च तो बहुत सारी हो चुकी है। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे एक नेचुरल इनहिबिटर की जिसकी वजह से हमारा जो मीथेन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले एक रिसर्च पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं अपने एक बहुत बड़े कंसर्निंग इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाजिर है हमारे रूमिनेंट एनिमल। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मीथेन जो प्रोड्यूस होती है हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर से, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, ये जो मीथेन है वो हमारे एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि हमारे रूमिनेंट हो गए। दोस्तों, ये सारे एनिमल जो हमारे आते हैं वो हमारे रूमिनेंट में आते हैं, जो कि मीथेन को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये उनका नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि उनके जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे? जब वो खाना खाएंगे। तो दोस्तों, जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, उसको डाइजेस्ट भी होना होता है। ये इनका स्टमक है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब वो खाना खाते हैं तो वो उनके बॉडी में अंदर जाता है। तो जब उसके स्टमक में चला जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होना होता है। तो जब वो चला गया एक बार बॉडी में, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, डाइजेशन होता है। जब ऐसा हो रहा होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन प्रोड्यूस होती है और बाकी सारे गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मीथेन प्रोडक्शन वो दो तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में आता है। एक तो हमारा जो एनिमल्स है वो डकार लेते हैं, तब भी हमें मीथेन मिल जाता है, और दूसरा ये कि हमें स्टूल से मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस हो गया हमारा। और दूसरा वे क्या है, ये उसके जो स्टूल है, जिसको फीसिस है, वहां से भी हमारा जो मीथेन है वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करके हमें एनवायरनमेंट में दे देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च तो बहुत सारी हो चुकी है कि इसका जो एंटेरिक मीथेन प्रोडक्शन है उसको रोका जाए। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी, ऐसा रोका भी गया, और वहां पे देखा 65% जो मीथेन थी ना वो काफी कम हो गई थी। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक रिसर्च और बताती हूँ जो कि अभी रिसेंटली हुई है। उन्होंने क्या किया है, उसका जो एंटेरिक मीथेन प्रोडक्शन पे ना फोकस करके उन्होंने कहाँ पे फोकस किया, उसकी फीसिस पे फोकस किया। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था कि उन्होंने फीसिस पे क्यों फोकस किया, क्योंकि ऑलरेडी जो मीथेन प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था जब उसको खाने के साथ खिलाया जा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ी प्रीवियस रिसर्च पे फोकस करते हैं। वहाँ पे क्या पाया, जब उन्होंने एस्पेरोगोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस को उसके खाने में दिया, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि दोस्तों वहां से थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों, ये जो साइड इफेक्ट्स थे ना, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी, जो काव के जो स्टमक है वहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी। और दूसरा रीजन ये है कि जो ब्रोमोफोम है जो कि हमें टैक्सीफॉर्मिस से मिलता है, वो उसके मिल्क में आ रहा था, क्योंकि दोस्तों उस मिल्क को हम भी कंज्यूम करते हैं और उसका साइड इफेक्ट हम पे भी आ जाएगा अगर उसके मिल्क में ये जो ब्रोमोफोम है आएगा। तो दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एंटेरिक मीथेन प्रोडक्शन है उस पे फोकस ना करके फीसिस पे किया जाए, क्योंकि दोस्तों फीसिस और मीथेन प्रोडक्शन जो होता है वो भी सेकंड लार्जेस्ट है जो जहां से हमें मीथेन मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिसर्च को समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। 4 काउस पे ये एक्सपेरिमेंट किया। 2 जो काउ थी उसको सप्लीमेंट दिया, यानी कि जो
एस्पेरागोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस है, उसके जो डाइट है उसमें दिया गया, दोनों को दिया गया। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे वो सप्लीमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद क्या किया, उनका जो स्टूल है वो कलेक्ट किया गया। उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट बाकी था। पहले तो यहाँ पे ये वो देखना चाह रहे थे कि जब हम ये एस्पेरागोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस को उसको डाइट में खिलाते हैं तो कितना मीथेन प्रोडक्शन है वो कम होता है। दूसरा ये था कि अगर उसकी फीसिस में डाला जाए तो उसके बाद कितना मीथेन कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 काउस का यूज किया, एक को सप्लीमेंट नहीं दिया गया, एक को सप्लीमेंट दिया गया। उसके बाद उनके स्टूल सैंपल जो हैं, जो उनके फीसिस है, उनको कलेक्ट किया गया और उसके बाद इसको कंट्रोल रखा गया, कंपैरिजन करना था क्योंकि। और इसमें क्या था, इसमें जो 80 था जो कि हमारा एस्पेरागोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस है वो डाला गया। और यहाँ पे भी देखो एक कंट्रोल किया गया जो इसमें सप्लीमेंट दिया गया था, और दूसरे में क्या गया, दोबारा से जो है 80 को डाला गया। तो यहाँ पे उनको देखना था कि जब हम 2 बार डालेंगे तो कितना जो मीथेन है वो कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए। और रिजल्ट में क्या था, यहाँ पे 44% जो मीथेन प्रोडक्शन था ना वो कम हो चुका था। तो दोस्तों खुद ही देखिए रिसर्च कितनी अच्छी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी उन्होंने कंपैरिजन किया तो उन्होंने देखा कि इतना सिग्निफिकेंट मीथेन जो है कम नहीं हो रहा था, जितना ज़्यादा उसके फीसिस में जब डाला था तब कम हो गया था। दोस्तों ये बहुत अच्छी रिसर्च है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें काव को ये जो 80 है वो खिलाना नहीं पड़ रहा, और अगर हम नहीं खिलाएंगे तो दोस्तों हमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलने वाले, और यहाँ पे किसी पे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो हम पे ही आएगा और ना ही एनिमल्स पे आएगा। क्योंकि दोस्तों एनिमल्स जो हैं वो 80 को खाने से सफ़र कर रहे थे, उनके जो स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया था। और दूसरी बात है 80 में जो ब्रोमो फॉर्म होता है वो मिल्क में आ रहा था, और जो कि साइड इफेक्ट्स भी करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एनिमल्स का भी इतना ध्यान रखा गया है कि उनको भी सफर ना करना पड़ जाए। इसलिए जो एस्पेरागोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस है ये हमारे लिए बहुत ही कारगर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करें ये जो स्वीडन के जो रिसर्च है आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद भी आनी चाहिए, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और दूसरा यह कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया और दोस्तों इतना अच्छा एक्शन लिया जो कि एक नेचुरल इनहिबिटर को उन्होंने चूज किया है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना तो एनिमल्स को हो रहा है, ना ही हमें हो रहा है, ना ही हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है, हमारी अर्थ को हो रहा है।